नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे परिवहन आरक्षक की क्लास है और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधन 2091। ठीक है, 1988-2019। ठीक है, इसमें हम लोग 3 क्लास हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम रियल लाइफ में जो आप ट्रैफिक में देखते हो उससे कनेक्ट करके पढ़ाता चलूँ। कहाँ पुलिस आपसे क्या बात करती है, कैसे रोकती है, क्या चालान करती है, उस संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करता चलूँ। और लास्ट क्लास में हम लोग धारा 122, 123, 123, 124 पढ़ लिए थे। वहीं से आज चालू करते हैं धारा 123। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट है ना, 1988 में 217 धाराएं हैं। 217 में हम इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ रहे हैं और अभी पहुंचे हैं 123 में। धारा 123 बोलता है राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड निषिद्ध। किसी भी चलती हुई गाड़ी के बाहरी किनारे पर बैठना, खड़े होकर यात्रा करना प्रतिबंधित है। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह कानूनी अपराध माना जाता है और जुर्माने को भी लगाया जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चलती गाड़ी पे चढ़ता है, ठीक, चलती गाड़ी से उतरता है ना। रनिंग बोर्ड, ये रनिंग बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, रनिंग बोर्ड। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति चलती गाड़ी में पैर लटका के बैठता है, चलती गाड़ी में खड़े होता है, चलती गाड़ी में चढ़ता है, चलती गाड़ी से उतरता है ना, या बाहरी किनारे पर बैठता है, खड़े होता है, तो ये प्रतिबंधित है। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि भैया चलती गाड़ी पे ये सब मत करो, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मैं पहले भी वीडियो में बताया, गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं होती, ट्रैक्टर में बारात चले जाते हैं, है ना। माल ढोने वाले पिकअप में बारात चले जाते हैं, छोटे हाथी में बारात चल जाएंगे। बारात में एकदम मस्त ऐसे खड़े रहेंगे, गाड़ी के ऊपर डाले में बैठ के पैर नीचे लटकाए रहेंगे, बाहर निकल के बैठे रहेंगे। तो ये सब अपराध है भैया, क्योंकि वो गाड़ी तो सबसे पहले सवारी बैठाने की है नहीं। ऊपर से आप चलती गाड़ी में खड़े हो रहे हो, पैर लटका रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, दुर्घटना हो जाएगा तो कैसे करोगे। इसीलिए ये धारा लाई गई है, धारा 123। राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड निषिद्ध है। चलती गाड़ी में खड़े होना, पैर लटकाना, बाहर लेकर दरवाजे पे बैठना, बाहर निकलना, सब क्या है, अपराध है, जुर्माना लगेगा। उसके बाद धारा 124, धारा 124 बोलता है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क परिवहन के सड़क में, वाहन चालक और मालिक का कर्तव्य है कि वाहन में सुरक्षा के सभी उपाय हों, जैसे सीट बेल्ट, सुरक्षित दरवाजे, यात्रियों के लिए सुरक्षित बैठने की व्यवस्था। यदि सुरक्षा उपाय नहीं है तो दुर्घटना होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि गाड़ी में सुरक्षा के पूरे उपाय हों, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर दुर्घटना होती है और सुरक्षा के उपाय नहीं होने से किसी की जान जाती है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे गाड़ी में क्या होना चाहिए, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सीट बेल्ट होना चाहिए, अच्छे दरवाजे होने चाहिए, है ना, खिड़कियां होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट के समय बाहर निकला जा सके, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। तो ये सब पूरे सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। फायर एग्जिट वाला जो दरवाजा है वो रहना चाहिए, आग बुझाने वाला जो स्प्रे आता है वो रहना चाहिए गाड़ी के अंदर। आजकल देखना, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनमें आग बुझाने वाला सिलेंडर देता है कंपलसरी। क्यों? क्योंकि बैटरी गर्म होकर आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में क्या है, आदमी वो सिलेंडर से आग बुझा सकता है, जो आग बुझाने वाला लाल वाला सिलेंडर होता है, तो वो अब कंपलसरी कर दिया है। तो वही धारा 124 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, जो मालिक, कोई भी गाड़ी मालिक का कर्तव्य है, चालक, वाहन चालक और गाड़ी मालिक का कर्तव्य है कि उसकी गाड़ी में सीट बेल्ट हो, सुरक्षित दरवाजे हो, यात्रियों के लिए सुरक्षित बैठने की व्यवस्था हो। और अगर दुर्घटना होती है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी अगर सुरक्षा के उपाय नहीं रहेंगे तो। ठीक, चलो अध्याय 9, अध्याय 9 में आ गए। अध्याय 9, है ना। अध्याय 9 में
अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी वाहन, ये पूछा जा सकता है। इस अध्याय में उन वाहनों के नियम दिए गए हैं जो विदेश से भारत आते हैं, भारत से बाहर जाते हैं। ऐसे वाहनों के लिए विशेष परमिट और नियम बनाए गए हैं। इसका धारा तो नहीं दिया गया है, पर अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय या अस्थायी वाहन की बात की गई है। अब मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार भी भारत आएगा, पर वो कार क्या भारत में रजिस्टर है क्या, उसकी आरसी है क्या, नहीं, तब भी उस कार को भारत में चलने देना पड़ेगा। एक तो विदेशी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड की होती है, हमारी गाड़ियों जैसा होती नहीं, तो भी उस गाड़ी को चलाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, जो विदेश से भारत आती है गाड़ियां अस्थायी तौर पर, और जो भारत से अस्थायी तौर पर विदेश जाती है, जैसे सामान्यतः ये गाड़ी किनकी होती है, मंत्रियों की होती है ना, तो इन वाहनों के लिए क्या किया गया है, उपबंध किया गया है उपबंध किया गया अध्याय 9 में अंतरराष्ट्रीय अस्थायी वाहन। इस अध्याय में उन वाहनों के लिए नियम दिए गए हैं जो विदेश से भारत आते हैं या भारत से भी बाहर जाते हैं। ऐसे वाहनों के लिए विशेष परमिट और नियम बनाए गए हैं। अस्थायी वाहन होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताया, मान लो अब जापान के राष्ट्रपति आएंगे तो उनकी कार आएगी उनके प्लेन में, पर वो कार यहाँ की है क्या, नहीं, यहाँ के रोड में चलेगी ना, हाँ, तो उसके लिए अस्थायी परमिट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, धारा 128। धारा 128, दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर आदि ड्राइवर अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा। और ये सबसे ज्यादा टूटने वाला नियम है, ये सबसे ज्यादा टूटने वाला नियम है। धारा 128, धारा 128 में बोलते हैं भैया टू व्हीलर में दो ही आदमी बैठेंगे, तीसरा आदमी नहीं ना बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। लेकिन आजकल के हमारे जो जेनजी लोग हैं वो बिना 3 सवारी के तो गाड़ी चलती नहीं। किसी भी बच्चों को देख लेना, ट्रिप्सी ही घूमेंगे, है ना। ये तो बच्चों की बात हो गई। अब पिताजी जा रहे हैं कहाँ, मार्केट, तो पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी है, आगे एक छोटा बच्चा बैठा है, बीच में एक बड़ा बच्चा बैठा है, ये भी ओवरलोड चल रहे हैं। अब बोलोगे कि वो क्या आप ओवरलोड चल रहे हो, ओवर सवारी है, कहाँ सवारी है, बच्चे लोग को छोड़ देंगे क्या घर में, बच्चे को नहीं ले जाएंगे क्या, और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दो ही बड़े हैं, बोलते हैं, बहस भी कर लेते हैं। तो ये बोला गया है कि भैया दो पहिया वाहन में केवल 2 लोग बैठेंगे, कोई भी 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। आप खुद बैठे हो, बीवी बैठाए हो, एक छोटे बच्चे को बैठाए हो, वो भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो वही बात बोल रही है, 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर आदि ड्राइवर अपने अतिरिक्त, ड्राइवर जो चला रहा है अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा। लेकिन यही हमारे भारत में नहीं होता है, हम लोग हमेशा ट्रिप्सी चौपसी पता नहीं कितना घूम लेते हैं, ठीक है। तो आप वही देखना, पहले स्कूटर चलती थी, बजाज की स्कूटर, पापा चला रहे हैं, पीछे एक बच्चा, उसके पीछे एक बच्चा, उसके पीछे माँ, और उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है स्कूटर में, है ना। 2 4 5 लोग एक गाड़ी में, 5 लोग कार में बैठते हैं, 5 लोग स्कूटर में, इसीलिए स्कूटर को भारत का कार कहा जाता था एक समय, ठीक है। वैसे ही आप देख लेना, मोटरसाइकिल में टंकी में बैग रख देंगे मोटरसाइकिल के, उसके बाद खुद बैठा है पिताजी, उसके बाद 2 बच्चे, फिर माँ, और एक बच्चा गोद में है, उसमें भी 5 लोग बैठ के घूम रहे हैं। जबकि नियम 128 बोलता है धारा कि 2 पहिया वाहन में ड्राइवर अपने अतिरिक्त एक और बैठा सकता है, ये पक्का पूछेगा 128। धारा 129, किसी वर्ग या वर्ण की मोटरसाइकिल को चलाने वाला या सवारी करने वाला व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर हो तो वह सुरक्षात्मक टॉप अर्थात हेलमेट पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो ISI के समरूप हो। इस धारा के तहत सिखों को छूट दी गई है जो पगड़ी पहनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 129 और 128 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। 128 129 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा टूटने वाला धारा ये, सबसे ज्यादा टूटने वाला धारा ये दूसरा, हेलमेट। जब आप सार्वजनिक स्थान पर 2 पहिया वाहन चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बिना हेलमेट के ये अपराध है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध है। हेलमेट को बोलते हैं सुरक्षात्मक टॉप, मतलब हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और हेलमेट भी 100 रुपए वाला नहीं पहनना है भैया, हेलमेट ऐसा हो जिसमें क्या हो,
ISI मार्क ऐसे रहता है ना, स्टिकर लगे रहता है, ISI मार्क, मार्क बोल रहा हूं, ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना है ना, जो क्या हो, टेस्टेड हेलमेट हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग वो जो रेजा कुली वाले लोग सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं ना प्लास्टिक का, उसको पहन के चले जाते हैं कि हाँ भाई पेट्रोल दे दो, ये दे दो। अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है ना, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देना है, तो पीला वाला रेजा कुली वाला सेफ्टी वाला हेलमेट पहन के घूम रहे हैं गाड़ी में। अब ट्रक के नीचे वो हेलमेट दबेगा तो क्या होगा, वो हेलमेट सिर्फ ऊपर से जो छोटे कंकड़ पत्थर गिरेंगे ना कंस्ट्रक्शन साइड में, उनको बचाने के लिए भैया, तुम्हारे सिर को नहीं बचा पाएगा जब ट्रक के नीचे आएगा। उसके लिए आपको ISI मार्क वाला हेलमेट चाहिए, और हेलमेट का वजन 800 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो आपके गले में प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल वजन लिखा हुआ हेलमेट भी आता है, पलट के देखिएगा। स्टर्ट्स का हेलमेट आता है, स्टर्ट्स वेगा, ये सब का हेलमेट आता है, वो अच्छे हेलमेट रहते हैं। ठीक है, तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है 129 के अनुसार। कब, जब आप सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चला रहे हो तब। और हेलमेट कैसा होना चाहिए, ISI मार्क वाला होना चाहिए। और 129 के अनुसार ही क्या सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, वो सिख जो पगड़ी पहनते हैं। अब सिख पगड़ी बांधा है इतना बड़ा, अपना धार्मिक प्रतीक लिया हुआ है, तो भैया वो सिख भाई कैसे हेलमेट पहनेगा, हेलमेट तो आएगा ही नहीं, है ना। पर सिखों के पगड़ी ही हेलमेट का काम करते हैं। ठीक है, सिखों का पगड़ी ही उनके लिए एक प्रकार से हेलमेट का काम करते हैं भाई लोगों को, है ना। जो हमारे सिख भाई है, गिरते हैं तो कपड़े का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी बच जाती है ना। और सिख लोग, अब हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, कौन सा, आपका 25 से 28 अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसीलिए सिख लोग पगड़ी और कृपाण पहन सकते हैं। अगर आप सिखों को बोलोगे कि हेलमेट पहनो पगड़ी हटा दो, तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, जो ये गलत है। तो मौलिक अधिकार को कोई भी अधिकार, कोई भी कानून कम नहीं कर सकता। इसीलिए सिख भाई जो लोग हैं हमारे, उनको हेलमेट पहनने से छूट दी जाती है, जो भाई लोग हमारे पगड़ी पहनते हैं। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। और हर धर्म वाले अपने धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें ये भी आता है। ठीक है, चलिए 129, धारा 130, किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चालक वर्दी पहने किसी भी पुलिस अधिकारी की अनुज्ञप्ति पंजीकरण मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पुलिस आपका डॉक्यूमेंट देखती है ना, वर्दी वाला पुलिस जो आपका डॉक्यूमेंट देखती है, लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, फिटनेस दिखाओ, वो कौन से धारा के तहत मांगती है, 130 के तहत। किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चालक वर्दी पहने किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुज्ञप्ति पंजीकरण आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। जो चालक है वर्दीधारी, है ना, वर्दीधारी जो वर्दी पहना है उसको, अब कोई आदमी ऐसे ही घूम रहा है, पता नहीं वो पुलिस है या नहीं, अब वो मांगेगा कि भैया अपने गाड़ी का कागज दिखाओ, तो दिखा दोगे क्या, नहीं दिखाओगे ना। तो वही चीज बोल रहा है कि जो मोटरयान चालक है वो वर्दीधारी पुलिस को, अगर वो उसका क्या मांगता है, लाइसेंस मांगता है और RC बुक, है ना, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, और RC बुक मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मांगता है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास लाइसेंस भी है और मेरे पास RC बुक भी है। धारा 130। चलो धारा 134, 34, दुर्घटना और किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में चालक का कर्तव्य, है ना, निकटतम अस्पताल ले जाएगा, पुलिस द्वारा जानकारी मांगे जाने पर पूरी घटना बताएगा, पुलिस मौजूद ना होने पर थाने जाकर घटनाक्रम बताएगा। और जो लोग करते नहीं, क्यों, क्योंकि ड्राइवर लोग इतना डरते हैं, बेचारे मार देते हैं ड्राइवर लोग को। अब मान लो कोई बड़ी गाड़ी वाला है, हमारे यहाँ एक सर्वमान्य नियम है, अगर एक्सीडेंट हुआ है एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी का, तो बिना देखे ये बोल देंगे कि बड़ी गाड़ी की गलती है। अगर बाइक और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है तो बाइक वाले की गलती, बाइक और कार का एक्सीडेंट हुआ है तो कार वाले की गलती, कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक वाले की गलती, क्यों, बड़ी गाड़ी की गलती। अरे भैया छोटी गाड़ी वाले भी कितना रफ चलते हैं, सिग्नल में जब आप खड़े रहोगे ना, तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है
ट्रक के बाजू बाजू में जो बाइक वाले खड़े रहते हैं सुई साए निकलते हैं। अब वो आदमी ट्रक में वहां पे बैठा है, उसको नीचे का दिखेगा कि कौन खड़ा है? आप खड़े ही मत हो ना जी, थोड़ा रुक जाओ। तो बड़ी गाड़ी की हमेशा गलती नहीं होती है, ठीक है। पर यही बोल रहा है, धारा 134 बोल रहा है किसका? धारा 134 बोलता है चालक का कर्तव्य। किसका? चालक का कर्तव्य। कब? दुर्घटना होने पर चालक का कर्तव्य। दुर्घटना और किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में, है ना, दुर्घटना और किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में चालक का कर्तव्य है कि वो उस आदमी को निकटतम अस्पताल ले जाए। अब वो आदमी जिससे एक्सीडेंट हुआ है, होता क्या है, हमारे यहाँ भीड़ पकड़ती उसको मार देती, कई बार इतना मार देते कि वो भी मर जाता है, गाड़ी में आग लगा देते हैं। कई बार आप ये सुने होंगे, कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया का चालक का क्या कर्तव्य है जी, कि अगर दुर्घटना हुई है तो आप निकटतम अस्पताल ले जाओ। इसी के लिए 2019 में प्रावधान आया, गुड सेनिमिट्रेट, ऐसा अच्छा व्यक्ति जो क्या करेगा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा, उसको अच्छा व्यक्ति बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, गुड सेमिट्रेट ऐसा कुछ नाम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो चालक क्या करेगा, निकटतम अस्पताल ले जाएगा, पुलिस जो जानकारी मांगेगी जानकारी देगा, अगर पुलिस ना हो तो कुछ खुद पुलिस थाने में जाके क्या करेगा, सरेंडर करेगा। पर ये हो नहीं पाता डर के कारण। तो चालक, दुर्घटना होने पर चालक के कर्तव्य धारा 134 में बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, एकदम सामान्य सामान्य धारा हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि परिवहन आरक्षक का पोस्ट है और यही इसका कोर सब्जेक्ट है, क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। देखो, छत्तीसगढ़ 12वीं बेस पे थोड़ा सरल ही आएगा, बहुत ज्यादा सरल तो नहीं, सरल ही आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ तो सभी पढ़ रहे हैं, जिसका इसमें ज्यादा कमांड होगा वो आगे निकलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप एक लिमिटेड नंबर ही गेन कर पाओगे, जो सब करेंगे। ये जो है नया चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसके बाद मंडी में भी पढ़ना है आपको, ठीक। 134 ए, 100 ए आ गया, गुड सम रिटर्न्स जो बता रहा था, धारा 134 ए, है ना, ये याद रखिएगा, इसको पढ़ना भी आगे। 2019 के संशोधन में यह धारा जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि गुड सम रिटर्न्स की सुरक्षा, यानी ऐसा व्यक्ति जो दुर्घटना के समय मदद करे, उसे इस धारा के तहत सिविल या आपराधिक कार्रवाई से दूर रखने की सुरक्षा दी जाएगी। ये बहुत अच्छी धारा है, इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे, है ना। एक होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर वो समय होता है जब दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय, 1 घंटे तक का समय, दुर्घटना हुई है और 1 घंटे तक के समय को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। इसी 1 घंटे में अगर दुर्घटनाग्रस्त आदमी को उपचार मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस 70% हो जाते हैं। होता क्या है, दुर्घटना के बाद, ये पूरी कहानी समझाता हूं, पहले क्या होता था, दुर्घटना होती थी तो वो आदमी रोड में ही पड़े रह जाता था, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, कोई उठाता नहीं था। क्यों? हम लोग ले जाएंगे तो पुलिस हमसे सवाल करेगी, कैसे गिरा, कौन गाड़ी मारा, कहीं तुम तो नहीं मार दिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वो गाड़ी नंबर नहीं देखे क्या? पुलिस हमको परेशान करेगी, ऐसा लोग सोचते हैं, जो कुछ हद तक होता भी था, हमारे रिलेटिव के साथ हुआ है। अब वो आदमी कहीं धोखे से मर गया और केस हो गया, तो आप जब तक केस चलेगा आपको गवाही में बुलाएंगे, आपको अपना काम धाम छोड़ के गवाही देने जाना पड़ेगा। तो इन सब परेशानियों और इन सब पेचीदगियों के कारण कोई आदमी अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़े भी रहता था ना, तो लोग ये बोलते थे हम नहीं फंसेंगे भैया, कानूनी कार्रवाई में हम नहीं फंसेंगे, और वो आदमी एम्बुलेंस के आने तक पड़े रह जाता था, उसकी मौत हो जाती थी। 2019 में एक संशोधन लाया गया, 2019 में एक संशोधन लाया गया, धारा 134 से जोड़ा गया, धारा 134 से जोड़ा गया। 134 में क्या बोला कि ड्राइवर को कर्तव्य निभाना चाहिए, अस्पताल लेके जाना चाहिए। ड्राइवर तो करेगा नहीं, भाग जाएगा, तो अब कौन करेगा? तो 134 में प्रावधान कर दिया गया, 134 ए में, कि जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठा के अस्पताल ले जाएगा, पुलिस उससे कुछ नहीं पूछेगी, कोई पहचान नहीं पूछेगी, कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, ना आपको किसी भी कार्रवाई में भाग लेना है, आप बस उठाओ उसको, अस्पताल छोड़ के आ जाओ। पहले लोग डरते थे हम अस्पताल छोड़ने जाएंगे तो अस्पताल वाला बोलेगा दुर्घटना का केस है, पुलिस केस है, पुलिस आएगा तब कार्रवाई होगी, आप बैठे रहो। अब पुलिस आई, पुलिस आते तक वो आदमी जय माता दी हो गया, चले गया ऊपर, पुलिस पूछेगी कौन था, आप बोलोगे नहीं पता। नहीं पता कैसे नहीं पता? अरे भाई मैं तो उठा के लाया हूं,
फिर पुलिस पूछेगी कैसे, गाड़ी का नंबर बताओ, नहीं पता, तो ऐसे ही उठा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, सवाल पूछेगी। अब कुछ भी नहीं की तो गवाही में आपका नाम डालेगी। अब गवाही में आपका नाम डाली तो जब तक केस चलेगा आप पेशी में जाओ, जब तक केस चलेगा आप कहाँ जाओ, गवाही में जाओ। तो इसी चक्कर से आदमी डरता था, और डरता था और दुर्घटनाग्रस्त आदमी को उठाता ही नहीं था, छोड़ो हमको क्या करना है करके। और आदमी जो बचने वाला था वो रोड में पड़े पड़े मर जाता था। तो इसके लिए 2019 में नितिन गडकरी जी ने जो संशोधन लाया था, इसको पढ़ेंगे, 2019 के संशोधन को डिटेल में पढ़ेंगे, धारा 134 से जोड़ा, और इसमें कहा गया वह आदमी जो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को निकटतम अस्पताल तत्काल पहुंचा दे, उससे कोई सवाल जवाब नहीं, उसको कोई गवाही नहीं, उससे कोई प्रश्न उत्तर नहीं, उसका काम खत्म। और वो आदमी क्या कहलाएगा, वो आदमी कहलाएगा गुड समरिटन्स, गुड समरिटन्स, अच्छा आदमी कहलाएगा वो, है ना, यही लिखा हुआ है हिंदी में, गुड समरिटन्स ही कहते हैं जहां तक। वो आदमी क्या कहलाएगा, अच्छा आदमी कहलाएगा। अब आदमी को पता चल गया कि भैया मैं किसी को उठा के अगर अस्पताल ले भी जाता हूं तो मेरे को तो कुछ होना नहीं है, पुलिस पकड़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, कम से कम उस आदमी की जिंदगी बच जाएगी। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं। और एक मानवता के नाते आप बोलूंगा, अगर आप सक्षम हो और ऐसी दुर्घटना होता है तो एक बार रुकिए, और आपसे जो बन पड़े 112 को कॉल करिए, उठा के ले जाइए, बैठा के ले जाइए, पर ले जाइए, क्योंकि वो जो दुर्घटनाग्रस्त आदमी है ना दोस्तों, उसके लिए एक एक सेकंड बहुत भारी है, बहुत भारी है। अब तुम्हारे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा खर्चा करने से किसी के घर की जिंदगी बच जाती है, तो इससे अच्छा काम कोई नहीं है। तो बिल्कुल, अगर आप कभी भी जाते हो, यातायात में गमन कर रहे हो, परिवहन कर रहे हो, आपको दिखता है कि कोई आदमी, चाहे इंसान हो या जानवर, रुकिए जरूर। और लगता है कि हाँ भाई प्रॉपर व्यवस्था हो गई है, चले जाइए, पर रुक के देखिए जरूर, ठीक है। आपको लगता है लोग, एक कुत्ते का छोटा बच्चा रोड में दौड़ रहा है, आप गाड़ी रोकिए, उसको उठाइए, बाहर कर दीजिए, क्योंकि आपके 2 मिनट से 1 मिनट से किसी की जिंदगी बच सकती है, ठीक है। और किसी की जिंदगी के बचाने के लिए अगर आप कुछ काम कर देते हो तो इससे बड़ा पूजा पाठ पुण्य कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल रुकिए, देखा करिए, और कुछ नहीं तो 112 को तो कॉल लगा ही सकते हो, ठीक है। धारा 134 से ये भी हो गया। चलो अध्याय 10, दोष रहित दायित्व, धारा 140, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, दोष रहित दायित्व। देखिए, यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। इससे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है। देखिए, दोष रहित दायित्व मतलब आपको साबित नहीं करना है कि मेरा दोष नहीं था भैया, मेरे को पैसा दे दो, ये आपको साबित नहीं करना है। हो गई दुर्घटना, हो गई, मृत्यु हो गई, हो गई, हाथ पैर टूट गया, कट गया, कट गया, गलती किसी की भी हो, जो आदमी पीड़ित है उसको बिना दोष दिए उसको क्या दे देना है, मुआवजा दे देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा 140, है ना, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, दोष रहित दायित्व। इसमें यह बोला जाता है कि कोई आदमी अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया, मतलब हाथ ऐसा टूट गया कि कभी जुड़ ही नहीं सकता, हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, आंख खराब हो गया, कोई भी स्थायी विकलांगता, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई, या फिर आदमी मर गया, चाहे गलती किसकी भी हो, बिना देखे जो आदमी पीड़ित है, चाहे विकलांगता से चाहे मृत्यु से, तो मृत्यु वाले के परिजन को, और जो विकलांग है उस व्यक्ति को आप क्या दे दो, मुआवजा दे दो। जो पीड़ित व्यक्ति का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि वो बोले भैया मेरी गलती नहीं थी, मैं दूसरे की गलती से मरा हूं, मैं दूसरे की गलती से विकलांग हुआ हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही क्या दे दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, है ना, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। इसमें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है, ठीक है। ये मुआवजा राशि अपन बढ़ाए हैं 2019 में, मुआवजा राशि मृत्यु पर कितना, 5 लाख रुपए, मृत्यु पर 5 लाख रुपए, ठीक है। स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा,
ठीक। मृत्यु पर 5 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 2,50,000 रुपए। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। ठीक। अध्याय 11 बीमा। अध्याय 11 बीमा देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। अध्याय 11 बीमा। ठीक है। हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। अध्याय 11 डायरेक्ट पूछेगा मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में बीमा से संबंधित प्रावधान है इंश्योरेंस के। तो बीमा से संबंधित प्रावधान अध्याय 11, 14 अध्याय है, अध्याय 11। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा चालान होता है, ये धारा 146 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य। प्रत्येक मोटर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना आवश्यक है। बिना बीमा के वाहन चलाना क्या है? अपराध है। बिना बीमा के वाहन चलाना अपराध है। कितना? 2,000 रुपए फाइन होता है। पहले 1,000 था, अब 2,000। बिना बीमा के वाहन चलाने में 2019 से कितना फाइन है? 2,000 रुपए। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहले गाड़ी का आप क्या करवाते हो? रजिस्ट्री करवाते हो, पंजीकरण करवाते हो, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने से आपको आरसी मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें गाड़ी का नाम वाम पूरा, गाड़ी का आधार कार्ड है मान लो। उसके बाद आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो। इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है फर्स्ट पार्टी, एक होता है फर्स्ट पार्टी, है ना, और एक होता है थर्ड पार्टी। क्या होता है? थर्ड पार्टी। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? ये महंगा होता है, महंगा होता है, और ये थोड़ा सस्ता होता है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है और दुर्घटना होती है आपसे, जिसमें सामने वाला मर जाता है और आपकी गाड़ी भी नष्ट हो जाती है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात कर। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना हुआ, सामने वाला मर गया, आपकी गाड़ी भी टूट फूट गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सामने वाले मरे आदमी को भी मुआवजा देगी, आपकी गाड़ी भी बनवा के देगी। सामने वाले मरे आदमी को भी मुआवजा देगी, आपकी गाड़ी भी बनवा के देगी। ठीक है। जो खर्चा होगा पूरा वहन करेगी। अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, क्या है? थर्ड पार्टी, और आपकी गाड़ी से एक दुर्घटना हुआ, सामने वाला मर गया, तो थर्ड पार्टी में इंश्योरेंस कंपनी केवल जो मरा हुआ सामने वाला आदमी है उसी को पैसा देगी, आपकी गाड़ी का कुछ भी बनवा के नहीं देगी, कुछ भी बनवा के नहीं देगी। तो अब समझ में आया? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में केवल सामने वाले को पैसा दिया जाता है, फर्स्ट पार्टी में दोनों को पैसा मिलता है। जब गाड़ी नई नई खरीदी जाती है, एकदम नई गाड़ी रहती है, तो गाड़ी का वैल्यू ज्यादा होता है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लग के गाड़ी का वैल्यू कम होते जाता है। तो नई गाड़ी रहती है तो लगभग 5 साल तक, 3 या 5 साल तक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, करवाते हैं लोग। 3 या 5 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी खुद फर्स्ट पार्टी नहीं करती। क्यों? क्योंकि गाड़ी की वैल्यू अब समाप्त होने वाली है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है। तो यही है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी मतलब फुल इंश्योरेंस, जो सामने वाला पीड़ित है उसको भी पैसा मिलेगा, आपकी गाड़ी भी बना के देंगे। थर्ड पार्टी में सामने वाले पीड़ित बच को पैसा देंगे, आपको गाड़ी बना के नहीं देंगे। बिना लाइसेंस और इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो लाइसेंस नहीं रहेगा तो गैर इरादतन मृत्यु का भी केस लग सकता है, और इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो सामने वाले को पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए गाड़ी का इंश्योरेंस और लाइसेंस बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पहले क्या होता था, गाड़ी खरीदते थे और कोई 6 महीने बाद पंजीकरण करा रहा है,
कोई 2 महीने बाद इंश्योरेंस करा रहा है और उस बीच दुर्घटना हो जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो नए प्रावधान के अनुसार आप गाड़ी तभी आपको मिलेगी, गाड़ी आप खरीद लो शोरूम से, गाड़ी आप तभी ले जा पाओगे जब गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाए, गाड़ी का पंजीकरण हो जाए, गाड़ी का नंबर लग जाए, तभी आप गाड़ी खरीद पाओगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझ में आ गया। तो याद रखना आपका किसके अनुसार भैया, धारा 146 के अनुसार प्रत्येक गाड़ी का, प्रत्येक गाड़ी मतलब चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 60 सीटर बस हो, प्रत्येक गाड़ी का, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 60-80 सीटर बस हो, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका पंजीकरण हुआ है, जो रोड में चल रही है सार्वजनिक स्थान पर, उसका इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, और बिना इंश्योरेंस के अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 2000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। जुर्माना भी पढ़ेंगे किसमें कितना जुर्माना है। धारा 147 पॉलिसी की आवश्यकता, बीमा पॉलिसी से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दुर्घटना होने पर तीसरे व्यक्ति की नुकसान की भरपाई की जाए। इसमें शामिल हो सकता है मृत्यु, शारीरिक चोट, संपत्ति नुकसान। मैं बताया थर्ड पार्टी ये इसलिए बोलते हैं कि जो सामने वाला तीसरा आदमी है उसको क्या करना है, हमको मुआवजा देना है। क्या करना है, मुआवजा देना है। अभी मैं बताया है फर्स्ट पार्टी में क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्टी में गाड़ी मालिक, गाड़ी मालिक और पीड़ित, चाहे वो कोई भी हो, पीड़ित दोनों को पैसा मिलेगा, है ना। थर्ड पार्टी में क्या मिलेगा, थर्ड पार्टी में गाड़ी मालिक को कुछ नहीं मिलेगा, केवल किसको मिलेगा, पीड़ित को। पीड़ित को कैसे मिलेगा पैसा, मृत्यु होने पर, शारीरिक चोट लगने पर, या उसके संपत्ति के नुकसान होने पर। ठीक है, तो इसीलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ठीक, तो धारा 146 बोलता है कि इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। धारा 146 बोलता है कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। आपके पास पैसा, आप फर्स्ट ही कराते रहो जिंदगी भर जब तक कंपनी करवा रही है, नहीं है कंपलसरी है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी तो रखना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दो ही इंश्योरेंस होते हैं, सेकंड पार्टी कोई इंश्योरेंस नहीं होता। ठीक है, ये भी याद रखें। तो मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आप जो इंश्योरेंस कराया वो पॉलिसी में ध्यान रखना, ये होना चाहिए कि भैया पीड़ित पक्ष की मृत्यु हो जाए तो भी पैसा दे, उसको शारीरिक चोट लग जाए तो भी, या उसका संपत्ति नुकसान हो तो भी, है ना। बीमा पॉलिसी में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दुर्घटना होने पर तीसरे व्यक्ति को, जो सामने वाला है, उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी, मृत्यु की स्थिति में, शारीरिक चोट की और संपत्ति के नुकसान की। 146 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। ठीक है, 146 147 हो गया। अब 149 बीमाकर्ता का दायित्व, दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित को मुआवजा दे। बीमा कंपनी कुछ स्थितियों में दावों को चुनौती भी दे सकती है, लेकिन सामान्यतः भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अब कोई आदमी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस था, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस क्लेम करता है। क्या करता है, इंश्योरेंस क्लेम। फिर इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वेयर आएगा, वो पूरा गाड़ी का फोटो वोटो खींचेगा, गाड़ी में क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, आदमी को क्या नुकसान हुआ है। फिर वो सर्वेयर वहां जाके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसके अनुसार आपको क्लेम मिलेगा। सर्वेयर ये भी देखता है भैया, पूछता है दुर्घटना के समय सीट बेल्ट पहने थे, ड्राइविंग लाइसेंस है, शराब पी के तो नहीं चला रहे थे, क्योंकि जैसी दुर्घटना होता है अस्पताल जाओगे डॉक्टर तुरंत बता देता है ये तो पिया हुआ है ना। तो भैया शराब पी के चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा क्लेम। याद रखना इंश्योरेंस वाला भी इतने सारे पन्नों में साइन करवाता है ना, वो एक एक क्लॉज में लिखा रहता है, शराब पी के चलाओगे, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, रफ गाड़ी चलाओगे, ये करोगे वो करोगे तो नहीं देंगे क्लेम। क्लेम तभी मिलेगा जब तुम बहुत अच्छे से हो और तुम्हारा तब भी दुर्घटना हो जाए। ठीक है, पर सेटिंग करके सब ले लेते हैं। तो बीमाकर्ता का दायित्व 149 में, है ना, जो बीमा कंपनी बीमा की है, जो बीमा कंपनी बीमा की है वो क्या करेगी, आपको कंपनसेट करेगी, पैसा देगी, वो उसका कर्तव्य है पैसा देना।
पर कई बार बीमा कंपनी को लगता है ये झूठ बोल रही है, तो वो केस लड़ती है फिर, और केस करेगी, केस में आप जीतोगे तो आपको पैसा मिलेगा, वो जीत गया तो नहीं मिलेगा पैसा, है ना। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित को मुआवजा दे। बीमा कंपनी कुछ परिस्थितियों में दावों को चुनौती दे सकती है, लेकिन सामान्यतः भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। और जब बीमा कंपनी केस करती है तो आपको भी एक वकील लेना पड़ेगा। वकील बोलेगा मैं परसेंटेज में काम करूंगा। परसेंटेज में काम करूंगा मतलब मान लो अगर वो 20% में का आपका केस लिया है, 20% में जो होता है वो मैं बता रहा हूं, है ना, इंश्योरेंस केस लड़ रहे हैं, 20% में लिया है, अगर बीमा कंपनी 10 लाख रुपए देती है तो 2 लाख आपको उसको देना पड़ेगा। किसको? वकील को, ठीक है। चलिए, धारा 161 टक्कर मारकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिट एंड रन केस, इसको तो एकदम याद ही कर लेना। धारा 161, है ना, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकार, हिट एंड रन मामला, मार के भाग जाना, अधिकतर यही होता है ना, टक्कर मारते हैं और गाड़ी भाग जाती है ना। मृत्यु होने पर पहले 25,000 रुपए देते थे, अब मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए कर दिया है ना। गंभीर चोट होने पर पहले 12,500 था, अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। यदि दुर्घटना करने वाला वाहन पहचान में नहीं आता, हिट एंड रन, तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। किसके द्वारा मुआवजा दिया जाता है? सरकार के द्वारा। तो याद रखना, हिट एंड रन, अगर कोई आदमी हिट एंड रन किया है तो उसको ये पैसा देना पड़ेगा। हिट एंड रन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 161 टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में, है ना, प्रतिकार, हिट एंड रन, मृत्यु होने पर पहले 25,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। ये पूछेगा, हिट एंड रन मृत्यु होने पर पहले 25,000, अब मिलता है 2 लाख रुपए। कौन से? संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। हिट एंड रन, गंभीर चोट लग गई, मरा नहीं आदमी, गंभीर चोट लग गई, कितना मिलेगा? 12,500 पहले मिलता था, अब कितना मिलेगा? आपको 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। वो देखे हो ना, जॉली LLB 1, हिट एंड रन, गाड़ी चढ़ा देता है, सलमान खान, हिट एंड रन, भाग जाना, ठीक है। यदि दुर्घटना करने वाला वाहन पहचान में नहीं आता तो पैसा कौन देगा? सरकार देगी, ठीक है। चलो, धारा 161, उसके बाद 164 नो फॉल्ट कंपनसेशन, दुर्घटना में घायल अमृत व्यक्ति को बिना गलती साबित किए मुआवजा दिया जाता है। ये पढ़ लिए है ना। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना, यहां लाइबिलिटी है और यहां कंपनसेशन है। देखिए, दो चीजें हैं, यहां लाइबिलिटी है, नो फॉल्ट लाइबिलिटीज। यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु, स्थायी विकलांगता हो जाती है तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है ना। इसमें यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है, भैया जो पीड़ित है उसको मुआवजा मिलेगा, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। और नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बाद 164 में नो फॉल्ट कंपनसेशन, दुर्घटना में घायल मृत व्यक्ति को बिना गलती साबित किए मुआवजा दिया जाता है। ये बैंक बीमा वाले के संबंध में है, बीमा वाले के संबंध में। बीमा कंपनी ये नहीं देखेगी गलती किसकी है, अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है सामने वाला तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। बीमा कंपनी ये नहीं देखेगी कि गलती किसकी है, बीमा कंपनी का दायित्व है आप पैसा दे दो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। ये सब काफी अच्छे से पढ़ लिया अपन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको शिक्षक भर्ती, परिवहन आरक्षक भर्ती और उसके बाद मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक की किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज या क्लास की जरूरत लगती है, आवश्यकता पड़ती है, और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें, ठीक है। और बहुत अच्छा मौका है, अभी वैकेंसीज हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और कहीं ना कहीं नौकरी लगाइए। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे साथ ही करिए, अगर लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, तो जरूर एक बार हमारे संस्था के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में जो सहयोग रहेगा वो तो हम करते ही रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।